हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? ये एक ब्रेन डिसऑर्डर या एक मेंटल डिसऑर्डर है विच अफेक्ट्स आवर थॉट प्रोसेस। ठीक है, इट इज़ अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। ये हमारे थॉट प्रोसेस को अफेक्ट करता है, मतलब कि हमारे सोचने समझने की क्षमता को अफेक्ट करता है, जिससे बंदे की जजमेंट में भी इनएबिलिटी हो जाती है। मतलब बंदा जज नहीं करता सर्कमस्टांसेस को, उसको पता नहीं चलता सही क्या है और गलत क्या है। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो ये एक सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर है। ठीक है, अब बात करें कि ये कैसे होता है, एटियोलॉजी क्या है इसकी। तो जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों रोल प्ले करते हैं। जेनेटिक का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई बंदा है जिसके मदर फादर को, दोनों पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उस बच्चे में 40% चांसेस होंगे टू बी अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर। ठीक है, और अगर किसी का एक ही पेरेंट, सिंगल पेरेंट इज अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर, तो उस बच्चे में 12% चांसेस है टू बी अफेक्टेड बाय स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, अब बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, तो ये देखा गया है कि कभी कभी ऐसे स्ट्रेस होते हैं लाइफ में जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज कोई बच्चा है 10th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, अचानक से किसी एक पेरेंट की डेथ हो जाना, वो बहुत स्ट्रेसफुल होगा उसके लिए, उससे भी ये डिसऑर्डर ट्रिगर हो सकता है। एंड सर्टेन ऑटो इम्यून डिजीज लाइक सीलिएक डिजीज, ये देखा गया है इट इज एसोसिएटेड विद स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये है जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर दी स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर। ठीक है, अब बात करें इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। तो हमें पता है हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, अब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के बीच में बैलेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे हैं, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, एसिटाइलकोलिन है, गाबा है। इस कंडीशन में क्या देखा गया है, स्किज़ोफ्रेनिया में क्या दिखा है, स्पेसिफिकली डोपामीन और सेरोटोनिन के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, नॉर्मल क्वांटिटी से बढ़ जाना। ठीक है, दोनों डोपामिन भी बढ़ जाएगा ब्रेन में और सेरोटोनिन का लेवल भी बढ़ जाएगा ब्रेन में। तो डोपामिन और सेरोटोनिन का इंक्रीज होना इज रिलेटेड टू स्किज़ोफ्रेनिया। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होता है उसके सिम्टम्स को हम 3 में डिवाइड करते हैं। पहला इज पॉजिटिव और साइकोटिक सिम्टम्स, सेकेंड इज नेगेटिव सिम्टम्स, लास्ट इज कॉग्निटिव सिम्टम्स। ठीक है, तो पॉजिटिव सिम्टम्स क्या हुए, साइकोटिक सिम्टम्स जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते, पॉजिटिव सिम्टम्स विच आर नॉर्मली नॉट प्रेजेंट इन अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, इसको हम साइकोटिक सिम्टम्स में बोलते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे, पहला है डिल्यूजन्स, दूसरा है हेलुसिनेशंस, तीसरा है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। तो ये सारे क्या है, पॉजिटिव सिम्टम्स। तो चलिए एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है डिल्यूजन्स। तो डिल्यूजन्स क्या है, डिल्यूजन्स का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ इन समथिंग विच इज नॉट ट्रू। पेशेंट को लगता है कि वो सही सोच रहा है और बाकी लोग गलत बोल रहे हैं। सपोज उसको डिल्यूजन्स मोस्ट कॉमन जो होंगे वो होंगे डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन। ठीक है, डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन क्या है, वो बोलेगा कि मुझे कोई और बंदा कंट्रोल कर रहा है, मुझे कोई फैमिली वाला कंट्रोल कर रहा है, फैमिली मेरे अगेंस्ट है, मेरे मदर फादर मेरे अगेंस्ट है, वो मेरा माइंड कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन डिल्यूजन क्या है, डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस। जब भी वो बंदा जो सफ़र कर रहा है इस डिसऑर्डर से बाहर निकलेगा, उसको और कोई बंदा देख रहा है वो हंस रहा है, तो उसको लगेगा वो बंदा मुझ पे हंस रहा है। 2 बंदों को देखेगा बातें करते हुए, तो उसको लगेगा ये दोनों बंदे मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये हो गया डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस। तो डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन मतलब मेरे अगेंस्ट सोचना, मेरे बारे में कोई कुछ वो करना कि मुझे हार्मफुल हो, मेरे अगेंस्ट हार्मफुल चीज़ें प्लान करना। और दूसरा है डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस कि मेरे बारे में ही बातें कर रहा है वो। अगर कोई टीवी शो चल रहा है और एंकर कुछ बोल रहा है, एंकर ने कोई बात कही, तो उसको लगेगा कि उसके लिए ही मैसेज दे रहा है। तो ये मोस्ट कॉमन डिल्यूजन्स होते हैं। फिर आता है हेलुसिनेशंस, जो चीज़ें हम नहीं फील कर सकते नॉर्मल बंदा, उसको वो चीज़ें सुनाई या दिखाई देती हैं। हेलुसिनेशंस ऑडिटरी भी हो सकती हैं, विजुअल भी हो सकती हैं। मोस्ट कॉमन इस डिसऑर्डर में हेलुसिनेशंस होती हैं ऑडिटरी, उसको आवाज़ें सुनाई देंगी अलग अलग तरीके से।
अलग अलग, हमें नहीं वो सुनाई देती नॉर्मल बंदे को। अगर सपोज मैं एक बंदे के साथ बैठी हूँ जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, उसको आवाज़ें आएंगी और वो मुझे बताएगा कि मुझे ये सुनाई दे रहा है, जबकि मुझे कुछ नहीं सुनाई देगा। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आर मोस्ट कॉमन इन दिस डिसऑर्डर। विजुअल हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं, उनको ये भी लगेगा कि ये बंदा खड़ा है जबकि हमें नहीं दिखेगा। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस। फिर आ जाएगा डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। जब वो बंदा बोलेगा तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके से बोलेगा, मतलब जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, मतलब गर्मियों में भी पूरा जैकेट पहन लेना और पसीने से पसीना पसीना आना, पर फिर भी गर्म कपड़े पहनना जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। डिल्यूजन्स हो गया, हेलुसिनेशंस हो गया, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड बिहेवियर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। तो नेगेटिव सिम्टम्स का क्या मतलब हुआ, जो चीज़ें वो नॉर्मली करता था पहले, अब वो चीज़ें उसने बंद कर दी करना। ठीक है, जिस चीज़ों में उसको, अगर कोई स्टूडेंट है वो पहले बहुत अच्छा था पढ़ने में, अब उसने पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, कोई बच्चा है जिसको, कोई भी है, उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट था, उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। मूवीज़ देखने का शौक था, मूवीज़ देखना बंद कर दिया। म्यूज़िक सुनने का शौक था, वो चीज़ें कम, तो डिक्रीज़ कर देना अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़, उसके बोलते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। जैसे हो गया एनहीडोनिया हो गया कि जिस चीज़ में पहले उसको मज़ा आता था वो चीज़ें उसने कम कर दी, जैसे मूवीज़ देखना, ठीक है, बाहर घूमने जाना, तो डिक्रीज इन दी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। दूसरा है पॉवर्टी ऑफ स्पीच। पॉवर्टी ऑफ स्पीच मतलब वो बोलना बहुत कम कर देगा, लिमिटेड टॉकिंग। अगर आप किसी से पूछेंगे यार आपको मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, तो वो ये बोलेगा ठीक है हाँ या ना, वो आगे कुछ नहीं बताएगा उसके बारे में। ठीक है, तो पॉवर्टी ऑफ स्पीच मतलब बहुत कम बोलना। तीसरा है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का क्या मतलब है, डिक्रीज्ड मोटिवेशन टू कंप्लीट आवर गोल्स। ठीक है, जैसे नॉर्मल बंदा होगा, हम हमेशा कोई ना कोई टारगेट रखते हैं कि यार ये काम हमें इस दिन तक खत्म करना है या परसों खत्म करना है, उस बंदे में वो मोटिवेशन ही डिक्रीज हो गई होगी। तो दीज आर दी नेगेटिव सिम्टम्स। अब बात करते हैं लास्ट सिम्टम्स के बारे में, बचा कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव वो वर्ड का मतलब है जो विच इज एसोसिएटेड विद मेमोरी, अटेंशन, जजमेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिक्रीज हो जाएंगी। वो जो पेशेंट होगा उसको प्रॉब्लम होगी अटेंशन, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी, वो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। मेमोरी में प्रॉब्लम होगी, वो चीज़ें याद नहीं कर पाएगा। अगर हम पूछेंगे आपका घर का नंबर क्या है, उसको वो भी याद नहीं होगा। तो ये हो गया कॉग्निटिव सिम्टम्स विच इज मेनली अटेंशन एंड डिफिकल्टी इन अटेंडिंग एंड डिफिकल्टी इन मेमोरी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, कैसे डायग्नोस किया जाए। अगर एक सिजोफ्रेनिक पेशेंट है तो कैसे डायग्नोस करना है उसको। तो मेन हिस्ट्री में देखेंगे एटलीस्ट 2 सिम्टम्स, ये जितने भी हमने सिम्टम्स पढ़े पॉजिटिव नेगेटिव, इनमें से कम 2 सिम्टम्स होने चाहिए, जैसे कि डेल्यूजन्स हो, हेलुसिनेशंस हो, और वो भी कितनी देर तक, फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। ठीक है, ये नहीं कि 15 दिन कोई बंदा ये लेके आ रहा है कंप्लेन तो आप उसको डायग्नोस कर दोगे। तो एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए ये सिम्टम्स होने चाहिए। और आपको रूल आउट करना है सब्सटेंस अब्यूज, मतलब वो कोई ड्रग तो नहीं ले रहा, अल्कोहल पे तो नहीं है, ठीक है, उसने कोई नई दवाई खाना तो नहीं शुरू की है, अल्कोहल पीना तो नहीं शुरू किया, तो वो चीज़ आपने रूल आउट करनी है। रूल आउट सब्सटेंस अब्यूज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द डायग्नोसिस। अब बात करें ट्रीटमेंट के बारे में, तो मेन स्टे इसका है मेडिसिन एंड काउंसलिंग थेरेपी। ठीक है, काउंसलिंग करते हैं और मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन कौन सी देते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स विच वर्क ऑन दीज केमिकल्स। ये जो केमिकल्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन के, इनको वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे डोपामीन है उसको कम करेगा, सेरोटोनिन को कम करेगा, जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए था उस पर लाएगा। तो इनको क्या बोलते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। काउंसलिंग है, पेशेंट को काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो भी सिजोफ्रेनिक पेशेंट होता है, मेडिसिन के साथ उनको काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है, जैसे टॉक थेरेपी हो गया। ठीक है, पेशेंट को समझाना कि ये दवाई, मोटिवेट करना उसको कि ये दवाइयाँ कितनी ज़रूरी है, तभी फ़ायदा है। मेडिसिन अगर वो खाएगा रेगुलरली तभी ठीक हो सकता है पेशेंट। ठीक है, तो काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेन इन दवाइयों का नुकसान है, क्यों पेशेंट छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। काफ़ी पेशेंट्स इसलिए नहीं खाते ये मेडिसिन बिकॉज ऑफ दी वेराइटी ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। वेट गेन होना, ड्राई माउथ हो जाना, पानी मुंह का सूख जाना बार बार, ठीक है, सेडेशन होना, दिन भर डिजीनेस लगना, नींद आना, तो ये बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट
मोस्टली स्टॉप टेकिंग द ट्रीटमेंट। तो उसके लिए इसीलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरत है। हम उसको ये बता सकते हैं कि भाई ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये कुछ देर तक ही रहेंगे, जब आप मेडिसिन लॉन्ग रन में खाना शुरू करेंगे तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी सबसाइड कर जाएंगे। तो इसलिए काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।